नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे होम्योपैथी डॉक्टर हैनेमन द्वारा डिस्कवर की गई थी और 1796 में जो उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलर के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो ह्यूफ्लिन जर्नल में छापे थे, जो कि उस वक्त के फिजिशियंस द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। 1798 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने जो काउपॉक्स की डोजेस दे के स्मॉल पॉक्स प्रिवेंट करने की बात कही थी, इम्यूनाइजेशन की बात कही थी, वो उस वक्त एक्सेप्ट कर ली गई थी। तो अब डॉक्टर हैनेमन जो है अपनी प्रैक्टिस को उन्होंने कंटिन्यू रखा और इस वजह से वो डिसलाइक किए जाने लगे उस वक्त के एपोथेकेरीज या मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा। डिसलाइक के रीजंस क्या थे कि सबसे पहला उनका था कि डॉक्टर हैनेमन एक समय पे एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे और वही बात वो कहते थे। दूसरा रीज़न था कि ओनली लिमिटेड डोजेस प्रिस्क्राइब करते थे, सिर्फ इतनी कि बंदा ठीक हो सके, उससे ज़्यादा नहीं, ओवर मेडिसिन को वो अवॉइड करते थे। तीसरी चीज़ थी कि केयरफुल प्रिपरेशन ज़रूरी होती है होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, क्योंकि यदि वो नहीं प्रिपेयर हुई ढंग से और प्रिस्क्राइब मेथड द्वारा तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। इवन द करेक्ट जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, अगर वो ढंग से प्रिपेयर नहीं हुई है तो वो ढंग से अफेक्ट भी नहीं करेगी। तो इस वजह से वो खुद ही अपनी मेडिसिन प्रिपेयर करते थे और उसके बाद खुद ही जो है डिस्पेंस करते थे। अब ये खुद प्रिपेयर करके खुद डिस्पेंस करने वाला जो एक्शन था ये उस वक्त जर्मनी में इलीगल था। ये बोला गया कि ये एक्ट जो है इंट्रेंचिंग अपॉन देयर प्रिविलेजेस बाय डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, ऐसा रिगार्ड किया गया जर्मनी में उस वक्त और उनको अक्यूज़ किया गया। 1820 में लीप्जिग में उनको अरेस्ट कर दिया गया एंड ही वाज फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ दैट रीजन और डॉक्टर हैनेमन मूव्ड टू कोथिन। अब कोथिन में क्या होता है? कोथिन में ग्रैंड ड्यूक फेर्डिनेंड, जो कि वन ऑफ द मेनी यूरोपियन रॉयल्टी थे, उन्होंने होम्योपैथी को सपोर्ट किया और इसी वजह से उन्होंने डेलीगेट या ग्रांट किया एक स्पेशल परमिशन टू प्रैक्टिस एंड डिस्पेंस his own medicines to Dr. Hahnemann। अब होम्योपैथी उस वक्त बढ़ने का एक कारण ये था कि कोथिन में उनको डेलीगेशन या ग्रांट मिल गई थी। दूसरा कारण ये भी था कि 1700s और 1800s के एरा में उस वक्त जर्मनी में और उसके आसपास के एरिया में जो मेडिसिनल चीज़ प्रेवलेंट थी जिससे लोगों को ठीक किया जा रहा था वो था ब्लड लेटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ लीचेस। It was very common till mid 1800s और ब्लड लेटिंग भी उस अमाउंट में थी कि एक फ्रेंच डॉक्टर ने, कहा जाता है कि इतना ज़्यादा ब्लड लेट कर दिया था एक पेशेंट का कि मजाक मजाक में कहने लगे उस वक्त लोग कि ये तो नेपोलियन वॉर से भी ज़्यादा ब्लड लेट हो गया। तो इस वजह से भी जो एक सेफ और साइंटिफिक मेथड बन रहा था वो होम्योपैथी बन रही थी उस वक्त। रश, डॉक्टर बेंजामिन रश, जो फादर ऑफ अमेरिकन मेडिसिन माने जाते हैं, उन्होंने असर्ट किया था कि ब्लड लेटिंग यूज़फुल है इन ऑल जनरल एंड क्रॉनिक डिजीजेस, लेकिन जो उस वक्त देखा जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हार्म कॉज कर रही थी, बहुत ज़्यादा पेन कॉज कर रही थी पेशेंट को। ठीक कितने हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, उससे ज़्यादा वो हार्म हो जाते थे। और कुछ टेक्स्ट में ये भी दिया गया है कि लीचिंग इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट थी कि अकेले फ्रांस में 41 मिलियन लीचेस इंपोर्ट की गई थी इनटू फ्रांस इन 1833 अलोन। उन्हीं टेक्स्ट में ये भी दिया जाता है कि यूएसए में एक फर्म ने इंपोर्ट की थी अराउंड 500,000 लीचेस इन 1856 और उनके कॉम्पिटिटर ने इंपोर्ट की थी 300,000 लीचेस इन दैट सेम ईयर। तो इतनी ज़्यादा लीचिंग प्रेवलेंट थी। अब जो आयुर्वेदा में लीचिंग की जाती है तो वो आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके लीचेस को फिर लीचिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो की जाती थी वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से प्रिपेयर नहीं की जाती थी और वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती थी। दूसरी चीज़ ये भी थी, एक और साथ में था कि पर्जिंग जो है ऑर्थोडॉक्स फिजिशियन बहुत यूज़ कर रहे थे उस वक्त उन एरियाज़ में, जर्मनी हो गया, आसपास के एरियाज़ हो गए। तो ऑर्थोडॉक्स फिजिशियंस पर्जिंग के लिए क्या कर रहे थे कि मेडिसिन्स मेड फ्रॉम मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक एंड वेरियस स्ट्रॉन्ग हर्ब्स टू हेल्प पर्ज द बॉडी ऑफ फॉरेन डिजीज कॉजिंग बार्बरिक सफरिंग्स टू द पेशेंट। बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे पेशेंट्स इस
मोड ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से। तो ये एक और फैक्टर रहा कि होम्योपैथी अगेन एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दिखने लगी जो अच्छे से साइंटिफिकली ट्रीट कर रही थी, सिस्टमिक वे से अप्रोच कर रही थी पेशेंट को और एक सेफ ट्रीटमेंट दे रही थी। उतना ज़्यादा पेन फुल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए इतने ज़्यादा विरोध के बाद भी होम्योपैथी उस वक्त सरवाइव कर पाई, क्योंकि एक जो ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव मीडियम दिया जा रहा था, हर्ब्स का कंकोशन बना के उनको पोटेंटाइज करके या किसी भी चीज़ को मेडिसिनल उपयोग के लिए पहले उस चीज़ को प्रिपेयर करके तब उसको एज मेडिसिन यूज़ किया जा रहा था। तो ये था कि कैसे कैसे उस वक्त सर्वाइव की होम्योपैथी, आगे होम्योपैथी कैसे प्रोग्रेस की, कब इंडिया में आई, कैसे क्या हुआ, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।